हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी के अंतर्गत यह पहला वीडियो है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। इसमें हम लोग जितने भी एक्ट बने हैं उससे संबंधित जो भी एमसीक्यू बनते हैं, जो आगामी किसी भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसको देखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न अभी हाल में हुए एसआई मेंस में भी एक प्रश्न पूछा गया था और आगामी आने वाले परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, भारत में जो संवैधानिक विकास हुए हैं उसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक पार्ट होगा जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो भी अधिनियम पारित हुए हैं वो उसका कालक्रम होगा 1773 से 1853, और दूसरा होगा जो ब्रिटिश ताज के अधीन अधिनियम पारित हुए हैं और इसका क्रम होगा 1858 से 1947। दो क्रम है, हम लोग देखेंगे इन दोनों क्रम को। आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे 1773 से 1853 तक जितने भी एक्ट पारित हुए हैं उसको देखेंगे, और अगले पार्ट में देखेंगे 1858 से लेकर 1947 तक जितने भी अधिनियम पारित हुए हैं उसको देखेंगे। इन दोनों में अंतर यही है कि जो पहला पार्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन पारित हुआ है, जो भी एक्ट है वो पारित हुआ है, और दूसरा जो है दूसरा पार्ट जो देखेंगे 1858 से 1947 तक वो ब्रिटिश ताज के जो सत्ता के अधीन जो भी एक्ट पारित हुए हैं उससे संबंधित एमसीक्यू होगा। देखते हैं इससे संबंधित पहला एमसीक्यू। उससे पहले दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, और इस वीडियो से संबंधित यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना सेल्फ एवेल्यूएशन भी कर सकते हैं, खुद से बनाए और आंसर के लिए पूरा वीडियो को देखें। देखते हैं पहला एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? इसमें अंतर यही है कि पहले बंगाल का गवर्नर होता था, ओनली बंगाल का गवर्नर, अब बंगाल के गवर्नर के साथ उसमें जनरल वर्ड भी लग गया। तो इसके साथ साथ हम देखेंगे अन्य प्रश्न भी, पहले देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब देखते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर था, ये बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा इसका आंसर। और साथ ही यदि पूछा जाए कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग से संबंधित आपको जानना है कि वारेन हेस्टिंग कब से कब तक ये गवर्नर जनरल रहे। यदि आप इसके कालक्रम को याद कर लेते हैं, गवर्नर जनरल के कार्यक्रम को, तो आपको ये सब प्रश्न बनाना आसान हो जाएगा। तो वारेन हेस्टिंग 1772 से 1774 तक पहली बार रहे, और उसी के अधीन जब बंगाल के ये गवर्नर थे, उसी के अधीन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, और जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना, और तब इसका कार्यकाल 1774 से लेकर के 1785 ईस्वी तक था। 1774 से 1785 तक, 1774 से 1785 तक इसका था। कब? जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ उसके बाद। और इससे पहले भी ये थे जो कि बंगाल के गवर्नर के रूप में थे, और बंगाल के पहले गवर्नर कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव है, और दूसरे गवर्नर जो महत्वपूर्ण है वो है वारेन हेस्टिंग। इससे अन्य गवर्नर में बड़े लास्ट कार्टियर भी थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो है वारेन हेस्टिंग। आइए देखते हैं इससे संबंधित अन्य प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो उस समय के सर्वोच्च न्यायालय और अभी के सर्वोच्च न्यायालय में कुछ अंतर है। उस समय जो भी राज्य में जो भी न्यायालय होता था उसका नाम सर्वोच्च न्यायालय दे दिया गया, लेकिन वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट है वो एक ही न्यायालय है और भारत में एक ही है। तो किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। साथ ही जो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे। इससे संबंधित प्रश्न अगले स्लाइड में देखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कितने सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। प्रश्न का जो मीनिंग है वो है कि जो एक गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद जो होता था उसमें कितने सदस्य होते थे, कितने सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और ये जो कार्यकारी परिषद होते थे ये गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ऑप्शन बी 4 सदस्यीय। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 में पारित हुआ तो उसके बाद बनने वाला, उसके तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग। और बंगाल के पहले गवर्नर कौन, रॉबर्ट क्लाइव। साथ साथ याद करते चलेंगे, बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाएगा। और जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल है वो है वारेन हेस्टिंग। कोलकाता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो कोलकाता में अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है। कोलकाता में जो स्थापित था सर्वोच्च न्यायालय उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एलिजा एम्पे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी के जो भी कर्मचारी होते थे उनको जो स्वयं का व्यापार होता था, अपने लिए व्यापार होता था, उस पर प्रतिबंध, साथ ही भारतीय लोगों से जो भी उपहार और रिश्वत मिलता था उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ये था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। तो इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा कोलकाता के सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत जो भी कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने, जो कानून बनाने का जो अधिकार था वो दे दिया गया। किस एक्ट के तहत। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक्करण किया गया। तो इस एक्ट से पहले जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे दोनों कर सकते थे, लेकिन इसके तहत कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य है उसको अलग अलग कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के जो भी राजनीतिक कार्य थे और व्यापारिक कार्य थे दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1786 के अधिनियम के द्वारा। तो जो भी एक्ट था 1786 का उसके द्वारा क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में, परिस्थिति कैसा होना चाहिए, विशेष, उस परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है। जो भी उनका परिषद जो निर्णय लिया उसको या तो निरस्त कर देगा या फिर लागू करने का अधिकार, ये दोनों मिल गया था। किस एक्ट के तहत। तो 1786 के एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1786 के अधिनियम के तहत जो भी गवर्नर जनरल था उनको प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। तो यहाँ हम लोगों ने क्या क्या देखा, 1786 के जो एक्ट है उसके तहत 2 बातें दी गई। इस एक्ट के तहत विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को या तो निरस्त कर सकता है या लागू कर सकता है, याद रखेंगे 1786 में। और साथ ही 1786 में एक बात और याद रखना है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई।
इसी से रिलेटेड देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 1786 के अधिनियम के तहत दो अधिकार कौन कौन, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला अधिकार कि यह विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है या लागू कर सकता है, पहला अधिकार ये। और दूसरा कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। ये दोनों अधिकार 1786 के अधिनियम के तहत प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसे पहले गवर्नर थे जिसको कि 1786 के अधिनियम के तहत ये अधिकार मिला था। 1786 के अधिनियम के तहत दोनों अधिकार मिला था। और साथ ही हम लोग जानेंगे कि कॉर्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक था। यदि हम लोग शासनकाल को याद कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा इस चीज़ को याद रखना कि इसका आंसर क्या होगा। इसका शासनकाल है 1786 से लेकर के 1793 तक, 1786 से 1793 तक। साथ ही हम लोग देखेंगे 1786 में जब अधिनियम आया उस समय कौन गवर्नर है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और एक बार 1805 में भी आए थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे 1786 के अधिनियम के तहत जो दोनों अधिकार हैं, उन दोनों अधिकार को पाने वाले प्रथम गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है कि इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 के तहत जो भी कंपनी का अधिकार था उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ऑप्शन ए 1793 के चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है किस एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का उपबंध किया गया? तो 1 लाख जो भारतीयों की शिक्षा पे खर्च करने का उपबंध किया गया वो है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के तहत ये उपबंध किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। किस एक्ट के तहत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया जबकि चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा? जब स्पष्ट रूप से ऐसा प्रश्न आए कि भारतीय जो कंपनी के जो भारतीय व्यापार पर एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, तो इसका स्पष्ट आंसर हो जाएगा 1813। लेकिन अभी बिहार असाइनमेंट्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें न तो पूर्णतः अधिकार समाप्त करने की बात थी, ना ही अंशतः, ना ही चीन और चाय के साथ वाली बात थी। प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि किस एक्ट के तहत कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। इससे तो न यह स्पष्ट हो रहा है कि अंशतः किया गया या पूर्णतः किया गया। तो ये प्रश्न कुछ हद तक आयोग के आंसर पर भी डिपेंड कर सकता है कि वो क्या मान सकता है। लेकिन जब अंशतः और पूर्णतः न दिया जाए तो उस कंडीशन में पूर्णतः ही माना जाना चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये जब कुछ भी न दिया हो तब 1833 हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में ये दिया गया है कि एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया लेकिन चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो वो था 1773 का चार्टर एक्ट। और ये एक प्रश्न है किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, उसी तरह से संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखते अगला प्रश्न। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है किस एक्ट के धारा 87 के अनुसार, यहाँ ये भी याद रखना है कि धारा 87 किस एक्ट का है और इसमें क्या है। तो इसमें है कि कोई भी भारतीय केवल धर्म,
जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में जो निर्णय दिया गया ये भारतीयों के पक्ष में था, और यह पक्ष ऐसा है कि इसमें जो भी भारतीय है उसे धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, जन्म स्थान, चाहे वो उसका जन्म किसी भी भारत के किसी भी भाग में हुआ हो, वो किसी वंश से आता हो, किसी वर्ण का हो, उस पर नहीं था के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था उससे पहले जन्म, वंश और वर्ण के आधार पर भेदभाव होता था, लेकिन 1833 का जब चार्टर एक्ट पारित हुआ उसके धारा 87 के अनुसार इसके भेदभाव को हटा दिया गया, अर्थात सरकारी सेवा के लिए अयोग्य अब नहीं समझा जा सकता है। तो इस तरह से भारत क्या हुआ है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। इसी को दूसरे शब्द में केंद्रीकरण भी बोलेंगे। इसी से संबंधित नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। अगला सवाल है, किस एक्ट के तहत देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया? तो कहा जा सकता है कि जब भेदभाव समाप्त कर दिया गया, धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिया गया, तो देश की जो शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, उसका केंद्रीयकरण कर दिया गया। कहीं भी जन्म लिए, भारत के किसी भी भाग में जन्म लिए व्यक्ति भारत के अन्य भाग में काम कर सकता है, तो इसको केंद्रीयकरण कहा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन हो जाएगा बी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत देश के शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले इस बात की चर्चा की है कि भारत के जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बन गए। किस एक्ट के तहत, इसको भी याद करते चलेंगे, 1833 के एक्ट के तहत। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे? तो जो भी कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था उसे समाप्त कर दिया गया और व्यापार नहीं कर सकता था, और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक ही करने थे। इसका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने के ही अधिकार दिए गए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य के रूप में शामिल किया गया, और वे शामिल होने वाले सदस्य कौन थे? तो साथ ही एक साथ यहाँ दो क्वेश्चन भी बनता है जिसको भी हम लोग याद करेंगे। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा कानूनी सदस्य के रूप में जोड़ा गया या किस अधिनियम के तहत, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत। लेकिन यदि चौथा सदस्य जो जोड़ा गया वो व्यक्ति कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकाले। मैकाले ने कानून व्यवस्था के लिए जो संहिताबद्ध किया था कानून को, तो वे व्यक्ति मैकाले है। और ये 1833 के चार्टर एक्ट में जो एक चौथा सदस्य जोड़ा गया कानूनी सदस्य के रूप में, वे थे मैकाले। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट के तहत 100% गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया? तो पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया है ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत है। इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। 1833 के जो चार्टर एक्ट है इसके तहत 100% मतलब परिषद, जो 4 सदस्यों वाला परिषद था गवर्नर जनरल का, उनके सहित जो भी गवर्नर जनरल थे उनको पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो ये कब दिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी किसी भी एग्जाम के लिए, तो हम लोग ध्यान देंगे। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये कानून बनाने का, पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई? तो विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से जो अलग करने की व्यवस्था की गई, यह है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 में जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था, उसमें उसके तहत विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की जो शक्ति है, उसको कार्यपालिका शक्ति जो लागू करने की शक्ति है से पृथक किया गया, मतलब अलग किया गया 1853 के चार्टर एक्ट को, जैसे हम याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत विधि निर्माण करने हेतु जो कानून बनाने की बात है उसके लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई? तो कानून बनाने के लिए जो भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई वो है चार्टर एक्ट 1853। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा 1853 से रिलेटेड, कि विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति को अलग कर दिया गया, मतलब पृथक कर दिया गया 1853 के तहत। इसको याद रखेंगे और साथ ही याद रखेंगे कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई और ये केंद्रीय विधान परिषद। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? तो जो खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, तो यह है 1853 के चार्टर एक्ट। तो साथ साथ हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लें कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या क्या किया गया। पहला तो विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्ति से पृथक किया गया, दूसरा कि जो विधि निर्माण के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई, और तीसरा है कि सिविल सेवक के भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ये तीनों किसके तहत हुआ है? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत हुआ है, इसे याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट के तहत इंग्लिश मिशनरियों को, इंग्लिश मिशनरी बोले या ईसाई मिशनरी बोले एक ही बात है, किस एक्ट के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई? तो यह चार्टर एक्ट 1813 के तहत, चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो ईसाई मिशनरी है या इंग्लिश मिशनरी है उसे भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। ये VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम में देखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? पूर्णतः तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ऐसा कौन सा एक्ट था? तो ये था चार्टर एक्ट 1833। तो हम लोगों ने अभी देखा चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो भी धर्म, वंश, लिंग इत्यादि आधार पर जो भेदभाव होता था, जो अयोग कर दिया जाता था, अब अयोग नहीं किया जाएगा। उसी से वही प्रश्न को घुमा करके पूछा गया कि ऐसा एक्ट कौन है जो भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? तो जब लोगों में धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर अयोग नहीं समझा जाएगा, उसे जो भी भर्ती हो या फिर जो भी प्रशासन की बात हो, उसमें हिस्सेदारी की बात हो, उसमें लिया जाए, तो कहा जा सकता है कि भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया। और वह एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट, जिसके तहत भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया, 1833 का चार्टर एक्ट। देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट के तहत दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया? VVI क्वेश्चन है। सबसे पहले बात को, दास प्रथा को जो विधि के विरुद्ध घोषित भी किया गया और उन्मूलन भी किया गया, वह एक्ट कौन सा है? तो यह एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। और साथ ही हम लोग ये याद करेंगे कि जो दास प्रथा का अंत हुआ है, ये किस एक्ट के तहत हुआ है? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ है। और 1843 में उन्मूलन किया गया। कब उन्मूलन किया गया? 1843 में उन्मूलन किया गया है। और इसे विधि के जो कानून है उसके विरुद्ध कब घोषित किया गया है, किस एक्ट के तहत घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला प्रश्न, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को, जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, उसे राजस्व संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया।
और साथ ही गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के एक ही बजट तैयार करने के जो अधिकार थे वो भी दिए गए। संपूर्ण देश में जो बजट तैयार होता था उसे एक बजट के रूप में कह सकते हैं कि प्रशासन को एकीकृत किया गया इस अधिनियम के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसका आंसर हो जाएगा 1833। इसे दो सेपरेट क्वेश्चन में बना के भी पूछा जा सकता है, जिसमें कि एक क्वेश्चन होगा कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व संबंध में पूर्ण अधिकार दिया गया, तो 1833। और दूसरा सेपरेट क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया, तब भी आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य को जोड़े गए और जिन्हें विधान पार्षद भी कहा गया। इस तरह से हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण सवाल को देखा है। अब हम अगले वीडियो में पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे, जिसमें ब्रिटिश ताज के जो अधीन जो भी अधिनियम पारित हुए हैं, जो कि सन 1858 से 1947 तक है, उसको देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा को कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब कर दें। और आप इस तरह के वीडियो को, इस तरह के PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उससे आप लोग जुड़ जाए। साथ ही जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, साथ ही इस वीडियो का जो भी PDF है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।